तो सॉलिड स्टेट के अंदर अपन एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले तो वो मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। देखो ये चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एकदम सीधा साधा चैप्टर है, कभी भी क्वेश्चन आएगा गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे, बहुत रेयर। अगर ढंग से अटेम्प्ट करके आओगे तो एक एक बच्चे को समझ में आएगा, इसमें केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई मोल वगैरह, कोई कंसंट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एकदम अलग ही चैप्टर तुम्हें नजर आएगा ये। हालांकि मुझे इसको समझाने में बहुत समस्या आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्लास में नहीं हूँ। क्लास में होता तो मैं तुमको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाता, ठीक है। चलो कोई नहीं, क्लास में नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऑनलाइन तो समझा ही सकता हूँ कैसे भी करके, गूगल सर्च करवा के, तो वो तो मेरा काम है ही, वो तो मैं कर ही दूंगा। सॉलिड स्टेट में बेसिकली हम लोग ये क्या पढ़ने वाले बताता हूँ आपको। सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। जो क्रिस्टल होते हैं आपके, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे NaCl, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली NaCl का स्ट्रक्चर अगर वो प्योर क्रिस्टल है तो उसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इमेजिन अपन को करना पड़ेगा यहाँ पर। तो NaCl के स्ट्रक्चर को अगर अपन एक्चुअली देखें तो किस तरीके का वो दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर स्टडी करना पूरा पूरा ढंग से, ठीक है। देन अपन इसमें और भी बहुत सारे पढ़ेंगे, जैसे अपन ZnS पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन और पढ़ेंगे जैसे Na2O पढ़ेंगे, और NaCaF2 पढ़ेंगे। इसको अपन फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर एक पढ़ेंगे इसमें कार्बोरंडम स्ट्रक्चर, अलग अलग नाम होते हैं आपके, ठीक है। एक परवोस्काइट स्ट्रक्चर होते हैं। इस टाइप के अपन को सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ना है कि किस तरीके से क्रिस्टल की ज्योमेट्री कैसी होती है, मतलब क्रिस्टल ज्योमेट्री के अंदर कैटायन किधर होता है और एनायन किधर होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। अब देखो सीधी सी बात है, सपोज आपके पास ये बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना। ये आपके पास एक बड़ी बिल्डिंग है, इस बड़ी बिल्डिंग को, या एक ये बड़ा रूम है, चलो अभी तो अपन रूम से चलते हैं इसमें, ठीक है। ये बड़ा एक रूम है आपके पास, ठीक है। ये रूम को बनाया किससे, तो अपन बोलेंगे ये रूम को बनाने के लिए हमने क्या किया, छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज किया। तो दैट ब्रिक्स आर कॉल्ड एज यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल को अगर अपन पूरा कंबाइन कर दे तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटिस। इसको अपन लैटिस बोलते हैं, सॉलिड लैटिस, ठीक है। दैट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ले रहा हूँ, इस बार रूम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से बड़ी बिल्डिंग मान लो इसकी, बहुत बड़ी। तो उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे रूम्स होंगे कटे हुए, ठीक है। मान लो 100 रूम की या 100 छोटे छोटे रूम की एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो वो छोटे छोटे रूम क्या कहलाएंगे, उसके लिए यूनिट सेल कहलाएंगे। अब वो यूनिट रूम को काटने का तरीका हम पे डिपेंड होता है कि रूम रेक्टेंगल है सारे के सारे, या स्क्वायर शेप्ड है, या हम लोग चाहे तो उसको दूसरे तरीके से शेप में भी काट सकते हैं। पता चला एक बिल्डिंग में घुसे, बाहर से तो रेक्टेंगल दिख रही है, लेकिन अंदर जाके देखा तो पता नहीं किस तरीके से उसने रूम का डिजाइन स्ट्रक्चर किया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो ये जो यूनिट सेल का डिसीजन होता है वो टोटली हम पे होता है, ठीक है। हम लोग किस तरीके से उसको काट के देख रहे हैं। तो जैसे NaCl है, NaCl के अंदर भी यही है, हम लोग उसको किस तरीके से, किस एंगल पे देख रहे हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। यूनिट सेल डिसाइड करने का तरीका हमारा होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर वही होगा NaCl का, लेकिन उसको छोटे छोटे रूम में काट के जिससे सिंपलेस्ट वे में NaCl को रिप्रेजेंट किया जा सके, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कुछ ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसा होता है NaCl का स्ट्रक्चर। जैसे देखो, ये एक तो तुम्हारे सामने मैंने PDF ही खोल रखी है, आपको दिख रही है ये PDF। देखो बेटा, जैसे ये पूरा आपका एक लैटिस बोल दो एक तरीके से, और इस लैटिस के अंदर देखो ये छोटे 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 आपको क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्यूब को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। और हमको इस चैप्टर के अंदर जो मेजरली स्टडी करनी है, पूरे लैटिस की स्टडी नहीं करनी है, छोटे से यूनिट सेल की स्टडी करनी है। और उस छोटे से यूनिट सेल के अंदर कितने एटम एक्चुअली आ रहे हैं। अब देखो, अभी राइट नाउ अगर तुम इस यूनिट सेल को ऑब्जर्व करोगे तो देखो एटम्स आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल आपको 8 एटम वहां पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब 8 एटम एक्चुअली सारे के सारे रूम के या उस यूनिट सेल के अंदर है, या फिर उसके कॉर्नर्स पे पड़े हुए हैं, बोलो। वो जो 8 एटम आपके रखे हुए हैं इसके अंदर, यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल की बात करो, लैटिस की बात मत करना।
लेटिस की बात करोगे तो तुम तो साफ साफ बोल दो कि सर ये सारे आइटम अंदर ही तो है। लेटिस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं यूनिट सेल, छोटे से यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। तो दे ऑल आर एट कॉर्नर्स। अब मैं अगर कॉर्नर पे है तो क्या वो सारे के सारे आपके यूनिट सेल के अंदर है क्या वो? मतलब वो पूरा जो एटम है आपका, वो एटम पूरा का पूरा उसके अंदर है यूनिट सेल के अंदर, या फिर उसका कुछ पोर्शन अंदर है? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं तुम लोगों से। पार्शली अंदर है, बिल्कुल सही, कुछ पोर्शन उसका अंदर है। तो वो कितना पोर्शन अंदर होगा वो अपन को यहाँ पर देखना है इस तरीके से। ठीक है, वो अपन को यहाँ पे सारी चीजें देखनी है। अब जैसे यूनिट सेल काटने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ये तो परफेक्टली एक क्यूब काटा है, क्यूब के अंदर बेसिकली जितना आपका ये होगा, जितना ये होगा, जितना ये हो जाएगा। लेकिन अपन काटने के तरीके में अपन ये भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर, मतलब एक क्यूबॉइड काट दे, जिसमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाली और ये वाली दोनों अलग अलग हो, है ना। मेरा वीडियो ऑन रखना सब लोग, है ना, तभी समझ में आएगी चीजें। तो अपन आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है। जैसे ये देखिए, यूनिट सेल के काटने की अलग अलग आपके सामने तरीके लिखे हुए हैं। इसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, इसको टेट्रागोनल, इसको ऑर्थोरोम्बिक, इसको हेक्सागोनल, इसमें इसको रोम्बोहेड्रल, इसको मोनोक्लिनिक और इसको ट्राइक्लिनिक। सबसे बिगड़ा हुआ जो इसमें यूनिट सेल होगा वो ट्राइक्लिनिक वाला होगा, क्योंकि ना तो ये और ये, मतलब ये जो आपके एक्स वाई जेड जो है ना इसके अंदर, वो मैच ही नहीं करेंगे। ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। ठीक है, इनफैक्ट एंगल भी अलग अलग होंगे। एंगल तो मैं यहाँ पे 90 शो कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप, एंगल भी अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा। इसमें अल्फा बीटा गामा किसको शो किया वो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखो आपका अल्फा बीटा गामा कहाँ गया, ये रहा बेटा, देखो अल्फा एंगल किसको बोला है इसने, ये आपका वंश क्लास में है क्या तू? ये आपका एक्स है और ये वाई है और ये आपका जेड है। तो अब ये देखो बेटा, एक्स और वाई के बीच में एंगल आपको अल्फा दे रखा है, वाई और जेड के बीच में आपका एंगल बीटा, और जेड और एक्स के बीच में आपको एंगल आपको गामा दे रखा है। तो सीधा सीधा है। यहाँ पे तो खैर ये रेक्टेंगल है, इसलिए सारे के सारे एंगल आपके 90 है। लेकिन देखो जरूरी थोड़ी ना सब कुछ रेक्टेंगल हो। अपन ने अभी जस्ट देखा कि जो यूनिट सेल अपन काट रहे हैं वो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ये हेक्सागोन भी तो हो सकता है। अब सारे एंगल थोड़े ना 90 है इसके केस में। या इसको देख लो, अल्फा बीटा गामा इसका अलग अलग आ रहा है। देखो ये आ रहा है वाई और जेड के बीच में, ये आ रहा है देखो एक्स और वाई के बीच में, और ये आ रहा है देखो वाई, ये एक्स और जेड बोल दो इसको एक तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को ये। इस तरीके से हमको देखना। अब मैं जैसे NaCl के स्ट्रक्चर की तरफ चल रहा था, एक बार मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल यूनिट सेल। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट सेल। इसको देख लेते पहले। या आप ये वाला फिगर देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला फिगर? ठीक है, ये आपका NaCl है, परफेक्ट क्रिस्टल, मतलब NaCl विदाउट कोई डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट का मतलब सारे एटम अपनी पोजीशन पे प्रॉपरली अरेंज वे में जमे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट लैटिस। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले परफेक्ट लैटिस ही पढ़ेंगे। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर कोई एटम अपनी पोजीशन से गायब हो जाता है तो उस सॉलिड की प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं वहां पे, वो भी अपन वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, ये कंप्लीट एक सॉलिड आपका, मान लीजिए आपने 1 ग्राम सोडियम 1 ग्राम NaCl ले रखा है, नमक ले रखा है, और उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, अब उसको आप ब्रेक करोगे, मतलब एक छोटा सा उसका यूनिट सेल आप काट के देखोगे। तो काट के देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, वो इन्हीं में से कहीं एक स्ट्रक्चर अपन चूज करते हैं। तो कौन सा ले, कौन सा ले? आप ये ले लो, सबसे बेस्ट है, इसी से समझ लेते हैं अपन। देखो स्क्रीन सबको दिखाई तो दिया ना, दे रहा है अच्छी तरीके से? अब देखो बेटा, मैंने क्या किया, अभी जो बड़ा सा ऐसा गुच्छा सा, जैसा गुच्छा टाइप का एटम जैसा दिख रहा था ना, दैट वाज ए लैटिस। ठीक है, दैट वाज ए बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का छोटा सा रूम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि उसके अंदर का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने ये भी शो कर रखा है इसने। Na प्लस कहाँ पर है, ये रहा आपका Na प्लस। और Cl कहाँ पर है, ये रहा आपका Cl।
तो इसका यूनिट सेल आप देखो, मैंने एक कंप्लीट एक क्यूब लिया है, काटा जब मैंने ना, एक क्यूब आया उसके अंदर, और उस क्यूब के अंदर कॉर्नर्स पे तो क्लोरीन एटम्स आए, देखो सब जगह कॉर्नर्स पे क्लोरीन एटम आ रहे हैं, देखो चार आठों कॉर्नर पे क्लोरीन है, और हर दो क्लोरीन के बीच में देखो Na+ फंसा हुआ है। एवरी टू क्लोरीन देयर इज अ सोडियम। ऑब्वियस सी बात है, Cl इधर है, Cl इधर है, तो दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में तो हो नहीं सकते, इनके बीच में केटायन को रखना ही पड़ेगा, तभी तो जाके टिकेंगे, नहीं तो टिकेंगे नहीं है। तो बोलो भाई। अच्छा एक और बात बेटा, इसमें बड़ी बात है ये, यहाँ पर ये तीनों आपस में टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों तीनों दूर दूर है, ठीक है। जब अपन उसको काटेंगे तो दे ऑल थ्री आर टचिंग टू ईच अदर। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तभी तो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगा, तभी तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, नहीं तो डेंसिटी बड़ी कम आएगी ऐसे केस में। तो बात समझ में आ गई? आप मेरे को कोई डाउट मत पूछो, जस्ट मुझे अभी समझाने दो, है ना। जस्ट मैं आप यस और नो पूछू तो वो भले ही जवाब दे दो मेरे को। अब आप ये देखो, ये Cl है, ये Cl है, और ये आपका सोडियम है, ये तीनों बेटा आपस में टच कर रहे हैं। अब वो टच कर रहे हैं तो ऐसा फिगर मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट करो, है ना, 1 मिनट। ये रहा वो एक्चुअली फिगर, अपन इसी से समझ लेते हैं। नहीं ये नहीं है यार वो, ये रहा। आप देखो इसको ढंग से एक बार, ये वही NaCl है, देखना अब, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो ये हालांकि है नहीं, अरे यार वो NaCl ये नहीं है, एक जस्ट वेट। इसका 3D स्ट्रक्चर मिलना बहुत टफ है। यस देयर इज। तुम लोग को भी ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? हाँ इस पे आ रहा है, टेंशन मत ले, अब देख। इस पे ये रहा, ये रहा आपका NaCl का स्ट्रक्चर। देखो आप ढंग से एक बार इस फिगर को देखो एक बार, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्लोरीन दिख रहा है, ये क्लोरीन दिख रहा है। अब तो परफेक्ट क्यूब भी नजर आ रहा है आपको, कटिंग एकदम यूनिट सेल। और ये देखो, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है। अब सोडियम कहाँ फंसा हुआ है इसके अंदर? तो ये रहा आपका सोडियम, देखो जस्ट टच कर रहे हैं सबके सब एक दूसरे को, देखो एक बार बेटा, cation is touching to anion like that, it is the structure of NaCl, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अगर परफेक्ट NaCl क्रिस्टल है, कोई डिफेक्ट नहीं है उसके अंदर, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा उसका। आप देख पा रहे हो सब चीज? बोलो। तो हाँ, अब अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तो आपको एक सिंपल सा क्यूब बताया था मैंने, अब वो ये भी सिंपल सा क्यूब है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम देखो आप, बिल्कुल अलग टाइप का है, ठीक है। सिमिलरली देखो, आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम और अलग आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, एक अरेंजमेंट ऑफ एटम इस तरीके का हो सकता है। एक अरेंजमेंट ऑफ एटम, इसी में मैंने आपको ये इसी इसी इसमें आगे बढ़ता हूँ, एक बार रुको। देखो एक अरेंजमेंट ऑफ एटम आपका ऐसा हो सकता है, देखो ये भी तो क्यूब है, यहाँ पर कॉर्नर्स पे एटम सारे जो कि कटिंग हो रही है उनकी, और बीच में पूरा पूरा गुलाब जामुन बैठा हुआ है जिसको अपन खा सकते हैं। और देखो इसका एक यूनिट सेल यहाँ पे ये शो किया हुआ है लाइक दैट, ये रहा यूनिट सेल, ये देखो एक बार, एक क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है आप लोग को, लाइक दैट, ठीक है। वो इस क्यूब को यहाँ पे अपन ने शो किया हुआ है लाइक दैट, ठीक है। तो ये इसका हो गया कंप्लीट लैटिस, और ये हो गया इसका यूनिट सेल।
और हम लोग ना तो ये कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं ना ये कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। हमको कॉपी में पता है क्या ड्रॉ करना है, ये वाला, क्योंकि हम लोग के पास यही तरीका है बनाने का, हम लोग ये तो बना ही नहीं सकते। ठीक है, गुलाब जामुन बेटा ये रहा, गुलाब जामुन मतलब जो पूरा पूरा एटम के अंदर आएगा मैं उसको गुलाब जामुन बोलूंगा। ठीक है, तो इसमें कितने गुलाब जामुन अंदर आ रहे हैं पूरे पूरे, दैट इज योर दुश्मन। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये सोडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। ये सिल्वर हो सकता है, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है। सिल्वर एटम, आयन नहीं, सिल्वर आयन होता तो आपस में अटैच ही नहीं होते। ठीक है, दे ऑल आर सिल्वर। तो ऑब्वियसली बात है, आप आयरन का ब्लॉक लेने जाते हो तो वो भी क्या है आपका, वो भी तो एक क्रिस्टल है। आप सोडियम का ब्लॉक आप सिल्वर का ब्लॉक लेने जाओ, वो भी तो क्या है, एक क्रिस्टल ही तो है। तो उन सबके क्रिस्टल की ज्योमेट्री पढ़नी है हम लोग को। मेजोरिटी ऑफ द क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है वो इसी टाइप की होती है आपकी, अगर परफेक्ट क्रिस्टल है तो। ठीक है, आपने कभी सोने का बिस्किट देखा है, सोने का बिस्किट देखा है, तो वो सोने का बिस्किट हो गया लेटिस आपके लिए। और उस सोने के बिस्किट के अगर आप ये छोटा सा यूनिट सेल ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, उसके अंदर सिल्वर एटम्स इस तरीके से नजर आएंगे, सॉरी गोल्ड एटम्स, लाइक दैट। बात समझ में आई? उसकी छोटी सी कटिंग अपन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोप लेवल पे जाके उसका एक यूनिट सेल बनाना पड़ेगा। वो यूनिट सेल आपके सामने ये रहा। तो चीजें क्लियर हो रही है आपको कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, ये बताओ। बेसिकली मैं सॉलिड और उनके स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ, और वो भी स्ट्रक्चर कौन से वाले लेवल पे, यूनिट सेल के लेवल पे, लैटिस के लेवल पे, तो उसको बड़ा करते जाओ काम होता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन से आइटम किसको कवर कर रहे हैं ये बताना मेरे को। हेमांग तेरा डाउट ही समझ नहीं आया मेरे को। किसी को कवर नहीं कर रहे, दे ऑल आर एजी एटम्स। दिस इज एजी, दिस इज एजी, दिस इज एजी, एंड दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ एजी, दिस इज अ कंप्लीट बिस्किट ऑफ एजी। सिंपल, कोई भी दूसरा आइटम नहीं, इसमें सारे एजी के आइटम है। अब तुम ये बंद बोलना कि सर दो एटम कैसे टिक सकते हैं, वो तो रिपल्शन करेंगे। तो दो एटम तो टिक सकते हैं ना, वो तो न्यूट्रल है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है, अरे इसमें व्हाइट कुछ नहीं है नालायक, वो व्हाइट को शो किया हुआ है कि ये गुलाब जामुन देखो बीच में बैठा हुआ है एक, ये वाला, उसको हाईलाइट किया हुआ है जस्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, और ये एटम्स कॉर्नर वाले हैं, ये सब कुछ सेम है, इन सबको सेम कलर का कर दो, कोई दिमाग में मत लगाओ उसके अंदर। ठीक है, दे ऑल आर सेम। ये भी एजी है, ये भी एजी है, ये भी एजी है। ये एजी का ये आपका सिल्वर का बिस्किट है पूरा। ये सिल्वर का छोटा सा यूनिट सेल आपने निकाला, और ये आप कॉपी में ड्रॉ करोगे, क्योंकि आप बना ही ये सकते हो, ये दोनों तो बना ही नहीं सकते आप। आई बात समझ में आप तुमको? नोट कुछ नहीं करना है अभी यार, अभी तो जस्ट समझा रहा हूँ चैप्टर क्या पढ़ने वाले, ये समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना होता है कि आपके सारे के सारे सॉलिड एक जैसे होते हैं। आप जैसे यहीं पर मैंने आपको दो सॉलिड तो पढ़ा ही दिए। एक पढ़ा है मैंने आपको गोल्ड का बिस्किट या सिल्वर का बिस्किट, दैट इज ए मेटेलिक सॉलिड। और एक मैंने पढ़ा है आपको NaCl का सॉलिड। और NaCl का जो सॉलिड है वो तो आपका आयोनिक सॉलिड कहलाएगा। एक है आपका मेटेलिक सॉलिड और एक है आपका आयोनिक सॉलिड। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ मेरे को, बोलो बोलो। और इसी टाइप से अगर मैं तुमसे बोलूं कोवलेंट सॉलिड लाइक डायमंड, वो और अलग कैटेगरी हो गई आपकी। तीसरा सॉलिड हो गया। चौथा आइस। आइस क्या, H2O जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, वो चौथा सॉलिड हो गया आपका। तो इस टाइप से आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि कितने टाइप से आप सॉलिड को कैटेगराइज कर सकते हो। फिर अपन अलग अलग जगह उनके स्ट्रक्चर देखेंगे। डन। तो मेजरली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड आपका एक नंबर 1 पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट पे अपन यूनिट सेल पढ़ेंगे, किस टाइप के आप यूनिट सेल बना सकते हो और किस टाइप के आपकी यूनिट सेल आपके कोर्स के अंदर है। ठीक है, सिलेबस के अंदर है, वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये वाला है, इसमें आगे भी बहुत सारे आएंगे। तीसरा अपन पढ़ेंगे NaCl कैसा जमता है, सिल्वर कैसा जमता है, ZnS कैसा जमता है, डायमंड कैसा जमता है। इस टाइप के अपन को स्ट्रक्चर पढ़ना है। चौथा फिर अपन को एक चीज और पढ़नी है यहाँ पर, वॉइड। वॉइड से क्या समझते हो तुम लोग, बताओ। अब जैसे ये आपको ये एक लैटिस दिख रहा है, एक ये सोने का बिस्किट दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एम्प्टी स्पेसेस, बोलो। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज वॉइड।
ठीक है। अब इन वॉइड के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड होता है, टेट्रागोनल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है। ठीक है, ये वॉइड अपन को पढ़ना है। फिर लास्ट में जाते जाते अपन को डिफेक्ट पढ़ना है कि अपन परफेक्टली क्रिस्टल अभी तक तो पढ़ते हुए आ रहे थे, किसी में कोई डिफेक्ट नहीं, अब डिफेक्ट पढ़ेंगे। डिफेक्ट में क्या है कि ये एटम अपनी पोजीशन से गायब हो जाए, ये यहाँ पे हुई ना, तो इसमें डिफेक्ट आ गया। या अंदर वाला कोई एटम, या मान लो ये व्हाइट वाला एटम यहाँ से गायब हो जाए तो डिफेक्ट आ गया उससे, मतलब वॉइड क्रिएट हो गया। सीधी सी बात ये करें। ठीक है, देखो तो अभी ये वाला नहीं, अभी नेक्स्ट वाला स्लाइड अपन को पहले देखना है, फिर ये वाला पे आता है अपन। ये वाली स्लाइड पहले देखेंगे अपन। टाइप्स ऑफ सॉलिड में अपन जनरली एक तो ये 4 टाइप के आप डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स या ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है ना। सबसे पहला आपका क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर दूसरा आ रहा है आयोनिक सॉलिड, तीसरा आ रहा है मेटेलिक सॉलिड, और चौथा आ रहा है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या है यहाँ पर अगर अपन देखें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स है, आयोनिक सॉलिड के अंदर आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड के अंदर पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लाइक दैट, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड आपके क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें क्या क्या आएगा आपको। और मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, देखो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब जैसे अगर अपन बात करें H2 की बात करें, H2 से H2, अब ये भी मॉलिक्यूल है बेटा और ये भी मॉलिक्यूल है, अगर ये सॉलिड स्टेट में है अपने पास, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। और बॉन्ड कौन सा है, बेसिकली नॉन पोलर है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो नॉन पोलर है, तो इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन हाँ, वहीं पर अगर अपन CO2 सॉलिड लेके चले तो CO2 से CO2 का अट्रैक्शन अगर अपन देखें तो ये भी नॉन पोलर हो जाएगा। पोलर में क्या आएगा, फिर आपका HCl आएगा। HCl अगर आपके पास मान लो सॉलिड पाउडर है, ठीक है, HCl अगर सॉलिड पाउडर है तो देखो ये HCl और दूसरा वाला HCl दोनों क्या होंगे, बॉन्डेड है एक तरीके से, और दोनों के दोनों क्या है, पोलर है। इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड भी आप बोल सकते हो एक तरीके से, लेकिन सॉलिड स्टेट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, यहाँ पर बेसिकली अपन इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आप बोल सकते हो। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइस वहां पे। ठीक है, तो जहाँ पे जो भी पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो अटैच्ड है, वो सॉलिड उसी की वजह से बना है, तो अपन उसको उसके हिसाब से बोलेंगे यहाँ पर। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोलो। अच्छा, इन तीनों सॉलिड के अंदर अगर अपन बात करें तो फिजिकल नेचर की बात करें तो देखो ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, पोलर और नॉन पोलर दोनों आपके सॉफ्ट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला आपका हार्ड होता है क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर है आपका। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है आपका कौन सा बॉन्ड है, नॉन पोलर के बीच में डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस होते हैं, और पोलर पोलर के बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इफ यू रिमेम्बर। ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा है आपका अभी, बोलो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आवाज आ रही है, हेलो? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है। हाँ, आर्गन सॉलिड अपन उसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं, लिखा है तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नोबल गैसेस को भी आप कर सकते हो, अगर वो लिक्विफाइड लिक्विड थोड़ा सा डिस्पर्जन लंदन फोर्सेस तो सबके अंदर होती है नोबल गैसेस के अंदर, जिनका हेवी मास होता है, तो उनको तो आप कर ही सकते हो। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अगर बात करें अपन तो ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर, बिकॉज किसी के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो ये भी कंडक्टर हो जाते। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। ठीक है, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट आप खुद से समझ सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट जो नॉन पोलर वाला है उसका सबसे कम, ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड ही सबसे ज्यादा वीक है, थोड़ा सा आप हीट दोगे तुरंत ही पिघल जाएगा वो। ठीक है, पोलर वाले का थोड़ा उससे ज्यादा मान लो, और हाइड्रोजन बॉन्ड वाले का थोड़ा और ज्यादा मान लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन है सबका कम। ठीक है, तो ये आपका था मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किस टाइप का फोर्सेस होते हैं, किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एग्जाम्पल देखे, फिजिकल स्टेट देखा, ठीक है, मतलब सॉफ्ट है या हार्ड है, और कंडक्टिविटी देखा और मेल्टिंग पॉइंट देखा, ये सारे अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज देखी।
ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स पे। आयनिक सॉलिड के पार्टिकल्स कौन है? आयन से, जैसे देखो Na प्लस Cl माइनस, Mg2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस S2 माइनस, Ca2 प्लस 2F माइनस, दे ऑल आर आयंस, आयनिक सॉलिड है ये सारे के सारे। ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है बेटा? कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, हार्ड बट ब्रिटल, ये समझ में आ गया होगा आपको। हार्ड होते हैं लेकिन आप हथौड़े से मारोगे तो तुरंत ही ब्रेक डाउन भी हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको अपन हाईलाइट कर देंगे। अगर अपने पास एनसीईआरटी है तो अपन इस चीज को हाईलाइट करके चलेंगे। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस आयंस। ये तो आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। सॉलिड स्टेट में नमक को अगर आप प्योर नमक आप ले लो और उसमें करंट पास करो, करंट पास नहीं होगा। लेकिन आप उस नमक का सॉल्यूशन बना दो, मतलब पानी में डाल दो और फिर करंट पास करो, बिल्कुल करंट पास होगा। समझ रहे हो बात को? भले आप डिस्टिल वाटर डाल दो, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आप उस डिस्टिल वाटर में नमक डाल दोगे तो वो कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री आयंस आ जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस, और जिस सॉल्यूशन के अंदर फ्री आयंस है वो कंडक्ट करेगा ही करेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही? तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है, सर आपने नमक को पानी में डाल दिया तो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वो तो पानी कंडक्ट कर रहा है, नमक थोड़ी ना कर रहा है। तो ऐसा बच्चों का डाउट रहता है, तो मैं आपको इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर आप डिस्टिल वाटर लेते हो तो देयर इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट अगर आप उसी डिस्टिल वाटर में नमक डाल दोगे तो इट कंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तब तो वो कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब पिघली हुई स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन भी अगर आपका आ जाता है तो फ्री आयंस के कारण वो कंडक्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका जनरली हाई होता है। ठीक है, अब बात आ जाती है मेटेलिक सॉलिड्स की। जैसे अभी बताया मैंने आपको, सिल्वर का बिस्किट या मैग्नीशियम का बिस्किट या आयरन का बिस्किट या कॉपर का बिस्किट। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। बॉन्डिंग कैसी होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अच्छा ये आपके कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एटम्स भी है और कुछ आयंस भी है। आयंस है तो उनको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है? उन्हीं के इलेक्ट्रॉन उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, जैसे आपने सिल्वर का बिस्किट लिया या आपने आयरन का बिस्किट लिया और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आई बात समझ में आपको? बोलो, अगर वहां पे एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो भी कंडक्ट नहीं करेगा आपको। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो फेयरली हाई होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड वहां पे और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन स्टेट, सभी स्टेट में ये कंडक्ट होता है। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बनाने के लिए, दैट इज एन एटम। जैसे सिलिका, क्वार्ट्ज, आपने ऐसे स्ट्रक्चर पढ़े होंगे लास्ट ईयर, पढ़े हैं क्या? ये जितने भी मैंने ये बनाए ये ऑक्सीजन है और इनके बीच में कहीं ना कहीं सिलिकॉन रखा हुआ है। पढ़ा है क्या आपने? सिलिकेट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, है ना? तो ये बेसिकली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है उसके अंदर? एटम ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये सिलिका एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है बीच के अंदर आपके। सिमिलरली आपका डायमंड, ठीक है, कौन सी शीट? हाँ, सब इसी में आएगा, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड में आएगा आर्य। ठीक है, ये हार्ड होंगे आपके, और सिर्फ इसमें एक एलिमेंट ऐसा है दैट इज कार्बन ग्रेफाइट, वो सॉफ्ट है और वो कंडक्टर भी है, एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। बाकी सब के सब इंसुलेटर है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, हाँ, शीट लाइक स्ट्रक्चर भी इन्हीं कैटेगरी में आप डाल दो। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ योर सॉलिड्स। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं आपको ये बता देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्रिएट कर देगा, बोलेगा इन केस ऑफ NaCl, पहला ऑप्शन, इट बिलोंग्स टू ionic type of solid, its melting point is high, it conduct electricity in solid state, it have coulombic force of attraction। तो इसमें से चार में से मैंने तीन स्टेटमेंट सही बताई आपको, एक गलत थी सिर्फ, दैट इज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
आया समझ में? इसी शीट से, इसी पेज से इतने सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं ना, कोई लिमिट नहीं उसकी। ठीक है, सीधे सीधा आ जाएगा SiC इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? एल्यूमिनियम नाइट्राइड है बेटा, वो AlN इस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, ये भी आपका कोवलेंट, इसका भी नेटवर्क सॉलिड बनता है, जैसे सिलिका का बनता है वैसा वैसे उसका भी बनता है। बातें समझ में आई सब लोग को? बोलो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल चल रहा है, फिर धीरे धीरे न्यूमेरिकल अपन करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, रटने वाला बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ये 2 पेज रटने वाले हैं। अभी अभी 10-15 मिनट का रटने वाला है, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल स्मूथली चलेगा आपका, सब कैलकुलेटिव है। ठीक है, हाई फेयरली हाई में कौन ज्यादा है? तो हाई फेयरली हाई में इसका मतलब इनका ज्यादा है, फिर इनका, दिस इज ग्रेटर देन। ठीक है, सही हर्षित, समझ में आ गया? अब एक अलग कैटेगरी और अपन डिफाइन कर सकते हो, वो कैटेगरी आपकी क्या है देखते हैं एक बार। क्या? चलो एक अलग कैटेगरी अपन देखते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। नाम सुना है कभी तुम लोगों ने? हाँ ठीक है भाभी, कोई दिक्कत नहीं। क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन मतलब प्योर सॉलिड, अगर आप प्योर NaCl लेके आ जाओ कहीं से तो दैट इज अ क्रिस्टलाइन, और अगर उसके अंदर थोड़ी इम्प्यूरिटी मिली या कुछ और मिला हुआ है तो दैट इज अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, बात समझ में है आपको? इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट स्टार मार्क वाले हैं। पहला पॉइंट, शेप की बात करते हैं। डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे अपन ने NaCl का स्ट्रक्चर देखा था अभी, कैसा था वो? एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था या कुछ भी उटपटांग अरेंजमेंट था? बताओ। सिस्टेमेटिक था। आपने सिल्वर वाला बिस्किट देखा, वो भी कैसा था? सिस्टेमेटिक था बिल्कुल। ठीक है, उसका आपने लैटिस भी देखा था और आपने उसका छोटा सा यूनिट सेल भी देखा था, क्यूबिकल। तो जितने आपके सिस्टेमेटिकली मतलब डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जिसका सिस्टेमेटिक अरेंज्ड फिगर है, अरेंज एटम्स है उसके, दैट इज योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और जिसका इरेगुलर शेप है, एटम किधर भी है अंदर बहुत सारे वॉइड्स क्रिएटेड है, दैट इज अमोर्फस। क्लियर है? दूसरा आपका पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी इसको रटना है अपन को, स्टार मार्क करके, चाहे तो अपन अभी कॉपी में इसको लिख ही ले। मेल्टिंग पॉइंट। सोचना है ना, इसके बारे में आप खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप एक प्लास्टिक को पिघलाओ और आप नमक को पिघलाओ, एक सिंगल टेम्परेचर पे आके कौन पहले पिघल जाएगा? मतलब इन द सेंस, जैसे मैं उसको हीट करते जा रहा हूँ नमक को, एक ऐसा टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, एकदम से पिघल जाएगा वो। लेकिन अगर आप प्लास्टिक को पिघलाओगे तो शुरू से ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर वो पिघलेगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर शार्प टेम्परेचर पे पिघल जाता है। क्या ये समझ में आया आपको कुछ? बताओ पहले। पक्का? तो जैसे आपके पास ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन और ये अमोर्फस है आपके पास, दोनों को आपने हीट किया। ठीक है, पता चला ये टेम्परेचर इक्वल टू 1000 केल्विन पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और पता चला ये टेम्परेचर 800 से लेके 1200 केल्विन के अंदर अंदर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो दोनों में आपको अब समझ में आ जाएगा डिफरेंस। एक पर्टिकुलर शार्प टेम्परेचर पे ये पूरा पूरा धड़ल्ले से कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, और ये ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज योर अमोर्फस सॉलिड। अब अपन इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? मेल्ट एट शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जस्ट लाइक प्लास्टिक। प्लास्टिक पहले सॉफ्टन होता है, उसके बाद वो पिघलता है, दैट इज अमोर्फस सॉलिड। चीजें क्लियर हो रही बेटा? तो इस वाले पॉइंट को आप जरूर अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है, ये अपन को भूलना नहीं है। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ सारे पॉइंट को अपन को लिखना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
नाउ थर्ड पॉइंट इज देयर इज क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब ये क्या है एक्चुअली, अब आप खुद सोचो, आपने सपोज आपने क्या किया, इस वाले सॉलिड को बीच में से काटा और इस वाले सॉलिड को भी बीच में से काटा, ठीक है, इस वाले सॉलिड और इस वाले सॉलिड को आपने काटा। तो जब काटोगे तो जो सरफेस आएगी अंदर की बीच की निकल के, वो स्मूथ किस में होगी और रफ किस में होगी? कैन यू टेल मी? अंदर वाली जो सरफेस होगी वो जब अपन काटेंगे तो स्मूथ किस में आएगी और रफ किस में आएगी? सही है, बिल्कुल सही। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होगा, इसको जब आप काटोगे तो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो इसीलिए लिखा हुआ है व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। और यहीं पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल दे कट इनटू टू पीसेस विथ इरेगुलर सरफेसेस। जब एटम का अरेंजमेंट ही इरेगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, जब कट करोगे तो इरेगुलर सरफेसेस आनी है आपके। चीजें क्लियर हो रही है आपको? बोलो। देन हीट ऑफ फ्यूजन, फोर्थ पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। डेफिनेट क्यों बोला समझ गए? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आगे पिघल जाएगा ये, लेकिन दे डू नॉट हैव पर्टिकुलर। अब ये ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर पिघलता है, इसलिए इसकी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है, लेकिन इस वाले बगल वाले की फिक्स होती है। जैसे NaCl की हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है, लेकिन प्लास्टिक की हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, कि किस रेंज में वो पिघल रहा है। चीजें क्लियर है क्या? बोलो गाइस, अभी तक जितना समझाया समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, अब पांचवी प्रॉपर्टी, एन आइसोट्रोपी इन नेचर। एन आइसोट्रोपी का मतलब क्या लिखा हुआ है, देखो, एन आइसोट्रोपी सिंपल ये अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक है। इससे पहले अपन बाकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रुको, उसको बाद में समझाऊंगा। इसको देखो, नेचर की बात करो सबसे पहले आप। नेचर में इसका नाम होता है ट्रू सॉलिड, ठीक है। जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिए, बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू सॉलिड। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी ZnS, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी वुड। बताओ। NaCl, इनफैक्ट ZnS भी आपका उसमें ट्रू सॉलिड होगा, क्योंकि वो आयनिक सॉलिड है आपका। आई बात समझ में आपको? अक्षत क्लास नहीं है क्या? एक मिनट। और इसको अपन बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स और कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब तुम्हें यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल मन में आ सकते हैं, लाइक ग्लासेस, ऑल टाइप ऑफ ग्लासेस। बोलो। सारे ग्लासेस बनने का तरीका क्या होता है? एकदम सुपर कूल किया जाता है, एकदम एक इंस्टेंट पे उनको फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स मतलब एकदम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लाके एकदम फ्रीज कर दिया जाए। इनफैक्ट आइस, अब आइस का आर्यजन ने क्वेश्चन पूछा था, सर आइस क्या अमोर्फस या क्रिस्टलाइन है? दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। नाउ अगर आप आइस को ग्रेजुअली टेम्परेचर गिराते हुए जमाते हो, पानी रख दिया आपने और ग्रेजुअली टेम्परेचर धीरे 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 उसका कम होता गया, कम होता गया, और ऑर्डर्ड वे में उसका स्ट्रक्चर बना, तो वो कहलाएगा अमोर्फस क्रिस्टलाइन। लेकिन आपने सडनली उसको 25 डिग्री से उठा के, मतलब 30 डिग्री से उठा के पानी को आपने सडनली -5 डिग्री पे रख दिया, तो वो आइस का अरेंजमेंट कैसा होगा, आप खुद बताओ। बोलो, वो आइस का अरेंजमेंट कैसा होगा? उटपटांग या सिस्टमैटिक? ठीक है, तो वो आइस कैसा हो जाएगा? बेसिकली अमोर्फस हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोग को? तो जब पर्टिकुलर किसी चीज को आप सडनली फ्रीज कर दोगे तो दैट इज योर व्हाट, अमोर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीधी सी बात है,
समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत इजी सा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास फिगर है, ठीक है, और एक आपके पास ये फिगर है। अब आप एक डायरेक्शन में चलो उसके, ठीक है। आप सपोज इस डायरेक्शन में चले, तो आपको ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट टिल द एंड तक मिला या नहीं मिला, बोलो। और आप इधर इस वाली डायरेक्शन में भी चलो, आपको ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट वापस टिल द एंड तक सेम मिला या नहीं मिला। तो इट इज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन आप इधर चलो, आप इधर चले, आप एक दो आइटम चले, फिर तीसरा आइटम आपका अलग डायरेक्शन में जा रहा है। आप इधर चले, आप एक दो आइटम चले, आपका तीसरा आइटम अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत शॉर्ट शॉर्ट रेंज में है, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं है। जिसमें कंटिन्यूस है दैट इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जिसमें नहीं है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या समझ में आ गया आप लोग को ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट? नहीं, मेघ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैटेनेशन पावर तो एक पर्टिकुलरली कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें आप भले बोल सकते हो कि दैट वुड इट विल फॉर्म ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो एक अलग प्रॉपर्टी होगी, मतलब तो अलग डायरेक्शन में जाके बात कर रहा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट पार्टिकल्स, ठीक है। मैं सभी पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। अरे तेरा डाउट बहुत बड़ा है, मैं बाद में पढ़ूंगा उसको, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे भेज दियो मेरे को। अब इसकी बात करते हैं, एन आइसोट्रोपी की बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको समझाया जस्ट, ठीक है, समझने की कोशिश करना। रितिका, तुमने क्या जवाब दिया था इसके लिए? मेरे को वापस से एक बार रिप्लाई देना उसको लेके। एनआइसोट्रोपी इन नेचर का मतलब है आपकी, यस बिल्कुल सही, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगी, आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगी, और आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ और मिल सकती है। किसके केस में? क्रिस्टलाइन के केस में। लेकिन आप इस केस में जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, सब जगह इक्वल रैंडमनेस है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ, सभी जगह आपको प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। और आप इसमें जाओगे तो आपका एज वाइज आप चलोगे, सेंटर पे चलोगे तो एटम का अरेंजमेंट कुछ और है, इधर चलोगे तो एटम का अरेंजमेंट कुछ और है। मतलब सिस्टमेटिक है, इधर भी सिस्टमेटिक है, इधर भी सिस्टमेटिक है, लेकिन अरेंजमेंट एटम यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा वॉइड आ रहा है बीच में, कहीं कहीं कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग शो करता है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा ही रैंडम है, तो ये हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या करता है? सेम शो करता है। समझ में आया कुछ? आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पे क्या लिखोगे? सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक का चीजें समझ में आया? बोलो जल्दी से। मौलिक को आ गया, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आज इतना ही पढ़ा हूँ, बस 5 मिनट ही बचे, फिर मेरे को नेक्स्ट टॉपिक वो यूनिट सेल पढ़ाना है बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन अब इसका कैलकुलेटिव पार्ट देखेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं है, टॉपिक बीच में ब्रेक होगा। आप बस ये 2 टेबल अपनी क्लास नोट्स में नोट डाउन कर लेना एज इट इज। कर लोगे? बोलो। हाँ रितिका बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा, तो फिर उसको अपन ने ग्रेजुअली जमाया है। अगर किसी ग्लास को अपन ग्रेजुअली टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए जमाते हैं ना, तो फिर वो क्रिस्टलाइन बनता है।
और सडनली जमाओगे तो फिर आपका अमोर्फस बन जाएगा। ठीक है, हाँ हल्का, बस ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, ये दो दो स्लाइड पढ़नी है बस आपको। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।